आज पिछले क्लास में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अहमदाबाद और खेरा। चले, गांधी जी चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेरा पहुंच चुके थे। अब राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जो अगला इवेंट देखने को मिलता है वह है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के पृष्ठभूमि में जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर आज चर्चा करेंगे। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक, और यह जो समिति थी वह भारत में बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों और षड्यंत्रों यानी कंस्पिरेसी का जो संभावित विस्तार हो रहा था उस पर अंकुश लगाने के लिए, यानी ये जो रॉलेट एक्ट या एक जो समिति थी, है ना, समिति, वह भारत में बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों और एवं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी, षड्यंत्रों पर अंकुश लगाने के लिए, यह समिति का निर्माण किया गया। कारण कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो उससे संबंधित जो षड्यंत्र था उसका जो विस्तार हो रहा था आने वाले समय में, उस पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। किसी भी व्यक्ति, यानी इस समिति में बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बगैर मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर 2 वर्षों के लिए जेल की सजा दे दी जाती है। ठीक, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग रॉलेट एक्ट की चर्चा कर रहे हैं। इस समिति का जो रॉलेट एक्ट के संबंध में जो समिति बनी थी, तो उस समिति में बताया गया था कि बगैर मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, और शक किस बात की, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है या फिर उससे संबंधित गतिविधियों में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है, तो वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा बगैर मुकदमा चलाए और उसे 2 वर्ष की जेल की सजा में रखा जाता है। तो बगैर मुकदमा चलाए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका में गिरफ्तार कर 2 साल की जेल की सजा में रखा जाता है। तो इस काला कानून की प्रतिक्रिया में, है ना, इसी काला कानून की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने फरवरी 1919 को, फरवरी 1919 में देशव्यापी आंदोलन चलाने का आह्वान किया। देशव्यापी आंदोलन
चलाने का आह्वान गांधी जी ने किया इस काला कानून के काउंटर में, विरोध में। लेकिन गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले इस संवैधानिक प्रतिरोध का ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गांधी जी एक संवैधानिक तरीके से यह आंदोलन चलाए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी नाराज होकर सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तत्पश्चात गांधी जी सत्याग्रह सभा का गठन करते हुए सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह सभा का गठन करते हुए सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा यानी आपकी बातों को अवज्ञा करेंगे, लेकिन रिस्पेक्टेबली, पोलाइटली। गांधी जी का कहना था कि इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का कहना था कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मैं किसी भी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं बनूंगा। यह गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि गांधी जी का कहना था कि कोई भी राजनीतिक संगठन जब तक सत्याग्रह का मार्ग को स्वीकार नहीं करेगा, या यूं कहें कि सत्याग्रह के सिद्धांत को नहीं अपनाएगा, तब तक मैं यानी कि गांधी किसी भी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक, यानी क्या नाम कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक मैं किसी भी राजनीतिक संगठन से संबद्ध नहीं हो सकता। किसी भी संगठन यानी राजनीतिक संगठन से संबद्ध नहीं हो सकता। अब सवाल उठने लगा, मीडिया पूछने लगा, लोग पूछने लगा कि आप जो ये सत्याग्रह का टर्म को हमेशा जो उपयोग कर रहे हैं, व्हाट इज सत्याग्रह, इसका क्या टूल्स होना चाहिए, कैसे समझेंगे कि ये सत्याग्रह है। तो गांधी सत्याग्रह के संदर्भ में बताएं कि सत्याग्रह क्या है और इस सत्याग्रह का कौन कौन सा उपकरण है, टूल्स है ना। तो सत्याग्रह का डिफिनीशन गांधी ने पहले भी समझा दिया था और लोगों को भी समझा दिया इस आंदोलन के दौरान कि किसी भी मुद्दा जो सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करने के लिए कोई भी मुद्दा को सत्याग्रह के माध्यम से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी अहिंसा के साथ सत्य के लिए जो आग्रह किया जाएगा वह सत्याग्रह यानी अहिंसा के साथ
सत्य के लिए किया गया आग्रह, ये सत्याग्रह है। यानी वैसा आग्रह जिसमें कोई वायलेंस नहीं हो, कोई हिंसा ना हो, वो सत्याग्रह। तो फिर पूछा कि सत्याग्रह में किस तरह से अपनाएंगे, केवल बोलने लगेंगे? बोला नहीं, इसके भी कई टूल्स हैं सत्याग्रह के लिए। तो बोला क्या? तो गांधी बोले सत्य के लिए आवाज कीजिए और गिरफ्तार यदि कोई करना चाह रहे पुलिस तो गिरफ्तारी दे दीजिए। तो सत्याग्रह का जो उपकरण है उसके लिए बताए कि गिरफ्तारी दीजिए, है ना, गिरफ्तार कर लेगा लोग, गिरफ्तारी देना। स्ट्राइक कीजिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सत्य के साथ आग्रह करते हुए हड़ताल कीजिए। बोला ठीक है। बोला सविनय कीजिए, सविनय कीजिए यानी आंदोलन का रूप जो है या मांग मानने का जो तरीका है वो अवज्ञा कीजिए किसी भी रूप में। यानी कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा, यानी बात नहीं मानिए। बोला और क्या? बोला प्रार्थना सभा आयोजित कीजिए, सेवा में श्रीमान करके खड़ा हो जाइए और बोलना शुरू कर दिए। प्रार्थना सभाओं का आयोजन कीजिए, प्रार्थना सभाओं का आयोजन। तो इस तरह से गांधी सत्याग्रह सभा का गठन करते हुए आंदोलन चलाए सविनय के लिए। इसकी बात गांधी ने कर डाली इसी काला कानून, इसी रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया में। अब कुछ लोग समझने लगे, समझदार तो भारतीय लोग होते ही हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले जीरो के आविष्कार भारत में ही हुआ है, भारत प्राचीन काल से ही समझदार है। तो अब इसी स्थिति में सत्याग्रह शुरू करने की तारीख डिनोट किया गया कि कब से शुरू किया गया। तो गांधी जी सत्याग्रह शुरू करने की तारीख 6 अप्रैल 1919 को निर्धारित की। सत्याग्रह जब समझा दिए लोगों को तो लोग पूछने लगा कब से शुरू होगा। तो सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों में गलतफहमी फैल गया, है ना, यानी कंट्रोवर्सी होगा। तो 1 सप्ताह पहले ही सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। तो लेकिन गलतफहमी के कारण सत्याग्रह 30 मार्च 1919 को ही प्रारंभ हो गई, है ना, मार्च 1919 को ही प्रारंभ हो गई। एडवांस समय से पहले भारतीय लोग सब चीज काम करते हैं, है ना। हुआ क्या? सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ होते ही हिंसक वातावरण हो गया, हिंसा का रूप धारण करने। सत्याग्रह के प्रारंभ होते ही, प्रारंभ में ही हिंसक हो गया। तो गांधी जी का कहना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसमें ब्रिटिश सरकार ज्यादा दोषी है, कारण लोग सत्याग्रह कर रहा था, आंदोलन सत्य के साथ आग्रह कर रहा था अहिंसात्मक रूप से, लेकिन ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर उसी समय 1919 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और उस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड शामिल रहता है और वहाँ इंग्लैंड की विजय हुई। इंग्लैंड की विजय हुई, स्वाभाविक है उसका आत्मबल बढ़ा हुआ है कि इतना बड़ा विश्व युद्ध जीत लिए हैं और इस सत्याग्रह को जीतने में कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ पर टूट जाएगा। उसकी सेना फ्री हो गई, दूसरे जगह उसको आर्स लेके जाना नहीं। और उस प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश सेना निर्ममता पूर्वक इस सत्याग्रह को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। हिंसक होना स्वाभाविक है। एक तरफ से हम एक तरफ से चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारी गलती है एक्सीडेंट होने,
सामने वाले की भी गलती हो सकती है कि आके ठोक देगा, तो ठोक देगा तो ये नहीं कहेगा कि इसको चलाने नहीं आया, यही गलत ड्राइव कर रहा है। सामने वाला को भी देखना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार की जो सैनिक थे वो फ्री हो गया प्रथम विश्व युद्ध के जीतने के बाद, और उसका उपयोग फिर ब्रिटिश सरकार इस सत्याग्रह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए प्रयास किया, और परिणाम स्वरूप यह आंदोलन यानी यह सत्याग्रह प्रारंभ में ही हिंसा हो गई। ठीक, तो इस तरह से ये सत्याग्रह को, इस तरह के जो सत्याग्रह प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार दबा दिया। ठीक है, दबा दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर है, सत्ता में है, साम्राज्य है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक संवैधानिक पहलुओं पर सुझाव देने के लिए जो अभी मैंने चर्चा किया कि एक समिति का गठन हुआ जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था, तो उसे समिति के द्वारा दिया गया जो सुझाव था, वह सुझाव, उसी सुझाव के तहत 6 फरवरी 1919 को केंद्रीय विधायिका में एक कानून बनाया गया। एक संवैधानिक पहलुओं पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति वही रॉलेट के अध्यक्षता में हुई। इस समिति के सुझाव ने, समिति के सुझाव पर 6 फरवरी 1919 में, 6 फरवरी 1919 ईस्वी, ठीक, 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधायिका में एक कानून बनाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधायिका में एक कानून बनाया गया। इस कानून का जो उद्देश्य था कि सरकार के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्रों को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से अंकुश लगाना चाहिए। ठीक, कानून के तहत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रों पर प्रभावित तरीके से अंकुश लगाना है। प्रभावी तरीकों से अंकुश लगाना, इसमें वो सुझाव दे दिया था। इस संदर्भ में सरकार का कहना था कि यह जो उपबंध हम बनाए हैं यह अस्थायी कानून है, टेम्पररी है ना, और इसलिए इसको लागू कर रहा हूं ताकि शासन को स्थिरता प्रदान किया जाए। गवर्नमेंट को, यानी शासन चलाने में जो अनबैलेंस है, कभी उधर हिंसा कभी उधर अपराध, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए यह केंद्रीय विधायिका में यह कानून को हम पारित किया। चूंकि इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने बनाया है, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और इस रॉलेट एक्ट का जो प्रावधान है ना, रॉलेट एक्ट का जो प्रावधान है, तो उसका कुछ प्रावधान पर भी बात कर ली जाए। जैसा कि अभी हम चर्चा किए कि क्रांतिकारी गतिविधि या फिर जो सरकार के विरुद्ध जो सरकार के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय युवाओं के द्वारा, तो उस पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना था। रॉलेट
की अध्यक्षता में यह सुझाव दिया गया था। तो इस रॉलेट एक्ट का जो कुछ प्रावधान है उस पर चर्चा कर लिया जाए, और इसी प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में रॉलेट एक्ट की ये जलियांवाला बाग की बात करें। इसमें बताया गया कि अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। अपराधियों पर, कौन अपराधी? साइकिल चोरी वाला नहीं, फोर व्हीलर चोरी वाला नहीं, साइबर क्राइमर नहीं, बल्कि जो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, जो सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधि रच रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि शक हो गया, हाँ ये लड़का कल जो है सो डीएम की गाड़ी को, ब्रिटिश डीएम की गाड़ी को, एसपी की गाड़ी को रोकेगा, तो शक हो गया कि ये रोकेगा, तो इसको आज ही जो है सो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नो वकील नो दलील, कोई मुकदमा नहीं चलाना है, डायरेक्ट जेल के अंदर लेके चला जाना है। ठीक, तो अपराधियों के लिए एक विशेष अदालत, एक विशेष अदालत का गठन करने का प्रावधान इस रॉलेट एक्ट के प्रावधान में दिया गया है। और इस यह जो स्पेशल कोर्ट रहेगा, जो स्पेशल कोर्ट है, इस स्पेशल कोर्ट में 3 जजेज होंगे जो हाई कोर्ट के रहेंगे। स्पेशल कोर्ट में 3 जज और वो हाई कोर्ट के जज रहेंगे। दूसरा जो प्रावधान था, इस प्रावधान को समझ में आ गया होगा कि क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल जो अपराधी को गिरफ्तार किया गया है उसके लिए जनरल कोर्ट नहीं, ये दीवानी और सीआरपीसी आईपीसी वाला नहीं, बल्कि उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट तैयार किया गया जाएगा, इसकी स्थापना किया जाएगा। और इस कोर्ट में 3 जजेज होंगे जो हाई कोर्ट के जज। ठीक, सेकंड प्रोविजन था कि इस न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया, यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसको अस्वीकार कर सकता है। न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों को इनकार करने का अधिकार था। न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों यानी एविडेंस को इनकार करने का अधिकार था जो विधि द्वारा मान्य नहीं था, जो विधि द्वारा मान्य नहीं था। यह भी है, यानी अदालत को लगता है कि नहीं ये लीगली सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देता था उस एविडेंस को। तीसरा था कि इस न्यायालय के द्वारा दिया गया जो निर्णय था उस निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी दूसरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। ठीक, यानी इसके निर्णय के विरुद्ध क्या है, इसके निर्णय, इस अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अभी है ना, अभी लगता है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि निर्णय हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम अपील करते हैं। हाई कोर्ट में भी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस बीच में कई बेंचेज होते हैं। तो वैसी स्थिति उस समय में नहीं थी कि एक बार जो इस विशेष अदालत ने निर्णय दे दिया उसके बाद आपको सजा मिलना है, दूसरे कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। एक बात और था इस रॉलेट एक्ट के प्रावधान में कि प्रांतीय सरकार, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो प्रांतीय सरकार द्वारा बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को तलाशी ले सकता था, गिरफ्तार कर सकता था, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार था लोगों को, हेबियस कॉर्पस, उसको भी रद्द करने का अधिकार था। यानी रॉलेट एक्ट के तहत बताया गया
कि बिना अपील या बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकता था, गिरफ्तार कर सकता था, तलाशी ले सकता था, और ना केवल गिरफ्तार करना और ना केवल तलाशी करना, बल्कि यदि गिरफ्तार हो गया तो लोगों को जो अधिकार था बंदी प्रत्यक्षीकरण, अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दिया हुआ है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, कि यदि कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसका स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है सशरीर, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस का जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उसको भी रद्द कर दिया इस रॉयल एक्ट ने। ठीक, तलाशी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह जो विशेष अदालत का गठन किया गया था, रॉयल एक्ट के प्रावधान के अनुसार, इसमें पारदर्शिता की भरपूर कमी थी, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, एक पक्षीय था कि केवल ब्रिटिश की तरफ से दिखाई दे रहा है, इधर से भारतीय लोगों की तरफ से कोई भी फिगर साफ दिखता नहीं था। इसलिए कहा जाता है यह जो अदालत है यह पारदर्शिता से परिपूर्ण नहीं था, अपारदर्शी था। ठीक, इस प्रावधान का, रॉयल एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है, इस प्रावधान का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में पड़ा, क्योंकि पंजाब में खून गर्म होता है। देखते होंगे आर्मी में भी पंजाबी सिख रेजिमेंट जो है चापाकल उखाड़ के चला देता है, बंदूक गोली। तो इसका प्रभाव पंजाब में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका रॉयल एक्ट का जो प्रावधान है, इसका प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से देखने को मिला। पंजाब में इसका विरोध हुआ। पंजाब में बढ़ते हिंसा के संदर्भ में, पंजाब में बढ़ते हिंसा के संदर्भ में पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल ओडायर, पंजाब में बढ़ते हिंसा के संदर्भ में पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल ओडायर ने पंजाब के अमृतसर के पुलिस कैप्टन आर डायर को इसे दबाने की पूरी छूट दे दी थी। दो व्यक्ति हैं, ओ डायर और आर डायर। ओ डायर ने अमृतसर के पुलिस कैप्टन यानी एसपी कह सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कैप्टन आर डायर को इसे दबाने की पूरी छूट दे दिया गया, यानी फ्री हैंड कर दिया गया कि आपको जैसे भी हो ये हिंसा को रोकना है ना। आर डायर को पूरी छूट दे दी। जनरल आर डायर ने इसका भरपूर उपयोग किया इस ऑर्डर का, और 10 अप्रैल 1919 को आर डायर ने अमृतसर में गोलीबारी किया, लोगों को डराया। 10 अप्रैल 1919 को आर डायर ने, जो अमृतसर का एसपी था, गोलीबारी किया। इससे काफी लोग हताहत हुए और नाराज भी हो गए, काफी लोग प्रभावित हुए। पंजाब में रॉयल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व पंजाब के युवा नेता ने पंजाब में
सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू को जो है सो पंजाब से बाहर कर दिया गया और किचलू को गिरफ्तार करके रखे हुए था। इसका काफी विरोध हुआ। सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर पंजाब से बाहर कर दिया और न केवल सैफुद्दीन किचलू को बल्कि डॉक्टर सतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। सतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में हिंसा फैल गया। गांधी जी चूंकि अहिंसा के पुजारी हैं और सत्याग्रह का डिफिनीशन दिया हुआ गांधी जी का है, तो गांधी जी भी इस हिंसाग्रस्त क्षेत्र पर में लोगों को समझाने के लिए आना चाह रहे थे। वो निकल भी चुके थे कि चले और लोगों को समझाएं कि हिंसा नहीं करनी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार गांधी जी को वहां जाने से रोक दिया। ब्रिटिश सरकार गांधी जी को पंजाब जाने नहीं दिया। नेता है, बड़े नेता है, ब्रिटिश को लगा कि गांधी जी जाएंगे तो हो सकता है और कहीं आंदोलन व्यापक ना हो जाए, इसीलिए वैसी स्थिति में गांधी जी को रोक लिया गया। ठीक है, गांधी जी को रोक लिया गया, लेकिन वहां के युवाओं में काफी रोष फैल गया और सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। ठीक, किस लिए आम सभा का आयोजन किया गया? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, और कहा गया कि उसको जल्द से जल्द रिहा करें। गिरफ्तार के विरोध में, किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा को अमृतसर के पुलिस कैप्टन आर डायर ने कानूनी रूप से अवैध माना। यानी आर डायर का कहना था कि जलियांवाला बाग के क्षेत्र में अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह जो आम सभा हो रहा है यह कानून का उल्लंघन है। इस सभा को आर डायर ने कानून का उल्लंघन माना। अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर भी अभी न लोगों को व्हाट्सएप से मैसेज चला जाता है कि बाढ़ आ रही है, घर खाली कर दो। नेपाल ने 56 गेट को खोल दिया है, इतना क्यूसेक पानी आ गया। उस समय मैसेज नहीं गया था लोगों को, ना व्हाट्सएप था, है ना अंतर्देशीय लेटर चलता था, तो लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर भी जलियांवाला बाग के आसपास के लोगों को जानकारी हुई। अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों से लोगों का जमावड़ा जारी रहा। जलियांवाला बाग पहुंच गया, लोगों को नहीं जानकारी, चलो तो चलो, है ना। बहुत सारे लोग इसकी जानकारी नहीं था कि आम सभा के कारण जो है सो कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू में एक जगह जमा नहीं होना है, हिंसा हो सकती है, सरकार का यह आदेश है। लोग फिर भी अमृतसर के आसपास के लोग जलियांवाला बाग पहुंच गया। जनरल डायर को काफी गुस्सा आया। आर डायर को प्रतिक्रिया स्वरूप जनरल डायर ने उस आम सभा के गेट पर पहुंच के, जलियांवाला बाग गेट पर पहुंचकर और बोला 3 मिनट का समय देता हूं और इस मैदान को खाली करो। 3 मिनट के अंदर जलियांवाला बाग को खाली करने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग का एक ही गेट था और वो भी 2.5-3 फीट का ही,
एक कंजस्टेड गेट था, इन भी उसी रास्ते से, आउट भी उसी रास्ते से, और गेट पर आर डायल लेके खड़ा हो गया। निकलेगा कैसे? लोगों में भगदड़ मच गई। 3 मिनट के अंदर बोला खाली करो नहीं तो गोली चला दी, और 3 मिनट अंदर खाली नहीं हो पाया, भगदड़ मचा, गोली चला दी गई, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। 303 यानी 303 3 नट्टा जिसको कहते हैं देसी भाषा में, तो 303 जो सो बंदूक की गोली चलना शुरू हो गया। काफी लोग मारे गए, और कहा गया, ऑफिशियली कहा गया कि 379 लोग मारे गए और कहीं अधिक ज्यादा से ज्यादा घायल हो गए, है ना। तो इस तरह से यह जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दे दिया ब्रिटिश के जो अमृतसर का जो पुलिस कैप्टन था आर डायर। तो आर डायर ने 3 मिनट के अंदर गोली जलियांवाला बाग को खाली करने का आदेश दिया और अंधाधुंध गोली चलाया। अंधाधुंध यानी लगातार फायरिंग, ठाए ठाए अंधाधुंध गोलीबारी को अंजाम दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, यानी 379 व्यक्ति मारे गए, और भी मारे गए होंगे। अभी भी आप जाइए जलियांवाला बाग दीवार पर अभी भी गोली का छेद बना हुआ है ना। तो इस तरह से कई आंदोलनकारी इस जलियांवाला बाग में हताहत हुए। गांधी जी इस हत्याकांड से नाराज होकर, यानी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश के द्वारा जो किया गया कार्य था, घिनौना कार्य था, उससे गुस्से में आकर ब्रिटिश के द्वारा जो दिया गया गांधी जी को एक उपाधि था नाइटहुड, उसको वापस कर दिया। गांधी जी नाइटहुड ने, केसरे हिंद, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया में, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश ने दिया था। बोला नहीं, इस उपाधि को रखने लायक मैं नहीं हूं, हमारे बहुत सारे युवा मारा गया है निर्दोष। रविंद्रनाथ टैगोर भी कम नहीं रहे। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने भी ब्रिटिश के द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि वापस कर लिया, नाइटहुड की उपाधि। और इतना ही नहीं, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का जो सदस्य थे जी शंकर नारायण, इसने भी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो काफी प्रतिक्रिया हुई लोगों में ब्रिटिश के द्वारा किया गया इस जघन्य अपराध के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में खासकर युवाओं के प्रति और रोष पैदा कर दिया। गांधी जी इस आंदोलन का हिंसक रूप को देखते हुए 13 अप्रैल को घटना घट गई, 5 दिन के बाद 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा कर, है ना। 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि काफी हिंसा हो गई थी। और गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह के लिए हिंसा का कोई जगह नहीं, यानी सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस तरह से इस घटना का जो है सो काफी आलोचना हुई और कई कमेटियां बनी। ब्रिटेन के भी कमेटी बनी, यानी ब्रिटिश की तरफ से भी कमेटी बनी, भारतीय लोगों ने भी अपने कमेटी बनाई। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक भारतीय जांच समिति गठन किया गया, ब्रिटिश के द्वारा भी जांच समिति का गठन किया गया। और ब्रिटिश के द्वारा जो जांच समिति बनी वो हंटर के अध्यक्षता में, जिसको हंटर आयोग कहेंगे, हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी ने जनरल आर डायर को फ्री कर दिया, यानी दोष मुक्त करार दे दिया। न केवल चूंकि स्वाभाविक है, चश्मा है उसका औपनिवेशिक, उसी चश्मे से निर्णय देगा, उसी दृष्टिकोण से। तो वैसी स्थिति में यहां तक कि ब्रिटिश मैगजीन जो है उसको
ब्रिटिश का शेर कह दिया। आर डायर को ब्रिटिश का शेर कह दिया गया। द डॉन एक मैगजीन निकलता था, द डॉन, उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया ब्रिटिश लायन इज जनरल आर डायर। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो पृष्ठभूमि रॉलेट एक्ट था वह काफी भारतीयों के दृष्टिकोण से नकारात्मक था। कहीं भी किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था, क्योंकि और आपको सिद्ध करना है कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार करना, ना कि जो पकड़ के ले गया गिरफ्तार किया उसको सिद्ध करना।